क्या आपने कभी किसी ऐसे जंगल के बारे में सुना है जहां की घास भी जीवित मानी जाती है? क्या एक घास का बना खरगोश किसी के जीवन की सबसे बड़ी सजा बन सकता है? क्या किसी रहस्य को न मानना आपको उसकी चपेट में ला सकता है? अगर नहीं सुना तो आज सुनिए दानिश गांव की एक ऐसी रहस्यमयी घटना जिसने न सिर्फ एक युवक की जिंदगी बदल दी बल्कि पूरे गांव को दहला कर रख दिया। ये है उत्तराखंड के जंगलों से जुड़ी एक रहस्य कथा, घास का खरगोश। यह कथा है तर्कों की दुनिया से दूर एक रहस्य कथा। सामान्यतया रहस्य की सत्यता पर सदैव ही एक प्रश्न चिन्ह होता है, क्योंकि रहस्य अस्पष्ट होता है, जिसकी वास्तविकता और गवाही का कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया जा सकता। संसार में हर मनुष्य किसी भी रहस्य को अपने ही तरीके से देखना पसंद करता है। वो अपनी सोच के अनुसार उसे समझने का प्रयास भी करता है। कुछ को रहस्यों के यथार्थ होने पर कोई संदेह नहीं होता, वे उसे सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, और कुछ को उसकी सत्यता के लिए हमेशा ही प्रत्यक्षीकरण और जवाब तलबी की जरूरत महसूस होती है। वैसे सच पूछो तो भगवान भी तो एक रहस्य ही हैं, क्योंकि हम में से उन्हें किसी ने कभी नहीं देखा, लेकिन अधिकांश को उन्हें देखने की कोई जरूरत भी महसूस नहीं होती। और भगवान ऐसे रहस्य हैं जिन्हें मानने के लिए हमें ना तो कोई प्रत्यक्षीकरण चाहिए और न ही कोई गवाह। मगर सारे ही रहस्य भगवान जैसे नहीं होते, ये भी एक सच है। उत्तराखंड के जंगलों में ऐसे ही कई रहस्यमयी चरित्र हैं जिनके अस्तित्व पर आपके मन में संदेह होना स्वाभाविक हो सकता है, इसीलिए कि आपका उन चरित्रों से कभी आमना सामना नहीं हुआ। लेकिन जो उन जंगलों के पास के निवासी हैं, जरूरी नहीं कि वे उनके अस्तित्व पर संदेह करें, क्योंकि उन रहस्यमयी चरित्रों को उन्होंने भले ही देखा ना हो, पर उनकी कथाएं वे अपने घर परिवारों में सुनते आए हैं। ऐसी रहस्यमयी घटनाओं और चरित्रों का उन्हें न तो कोई प्रत्यक्षीकरण चाहिए और ना कोई गवाही ही। ऐसा ही एक चरित्र है उत्तराखंड के जंगलों का वन बेताल, वहां के जंगलों का प्रहरी, जो हो सकता है कुछ के लिए महज एक कल्पना हो, मगर वहां के लोगों के लिए नहीं। यह कथा उत्तराखंड के उन घने जंगलों की है जहां कहीं कहीं दोपहर की चिलचिलाती धूप भी पेड़ों की सिर्फ चोटियों तक ही पहुंच पाती है, और वहां की धरती को सिर्फ अंधेरा ही नसीब रहता है। ऐसे विरले सघन जंगलों के अंदर जाना व्यक्ति के लिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अच्छा इसलिए कि वह जंगल की अनुपम धरोहर का साक्षी हो सकता है, और बुरा इसलिए कि उस अनुपम धरोहर में अनपेक्षित होना भी संभव है, जो जरूरी नहीं कि अच्छा ही हो। वहां जाने पर घने ऊंचे जंगलों में जल्द ही उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि जंगल में सब कुछ सजीव है, पेड़, पत्तियां, घास, जानवर, यहां तक कि पत्थर भी। वह खुद को इन जंगलों की हजारों आंखों से घिरा पाता है, और उन आंखों के साथ जंगल के अनसुने हजारों स्वर भी उसके कानों में एक साथ पहुंचने लगते हैं, बिना शब्द और आवाज के। लेकिन इन खामोश स्वरों को वह अपने कानों से नहीं सुन सकता, बस महसूस करता है। बेजुबान स्वर उसे इतना भयभीत कर देते हैं कि उसके बदन का खून उसकी धमनियों में 72 नहीं वरन 7200 बार दौड़ने लगता है, और उसकी सांसें छाती तोड़कर हथेली पर गिर जाना चाहती हैं। वह भागता है, पर तभी वहां के वन बेताल के 2 लंबे हाथ उसे पीछे से खींच लेते हैं, और इसके साथ अचानक ही सब कुछ शांत हो जाता है। तूफान जैसा भागता धमनियों का रक्त और हथौड़े की चोट जैसी चल रही सांसें भी। न जाने कैसे वह जीवित रह पाता है, उसे नहीं पता। वह सोचता है कि शायद उसे वन बेताल जल्द ही अपना ग्रास बना लेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। अपनी बांस जैसी लंबी अंगुली से वापस चले जाने का संकेत देकर वन बेताल पुनः उन विशाल वृक्षों में एकाकार हो जाता है। सहमे कदमों से ही सही, वह व्यक्ति जंगल से बाहर सही सलामत निकल आता है। जानते हैं क्यों? इसीलिए कि वन बेताल जंगल का राजा है। उसे आपसे कोई व्यक्तिगत बैर नहीं, मगर यह तभी संभव है अगर आपने उसकी वन संपदा को कोई हानि न पहुंचाई हो। तो वन बेताल की यह कथा दानिश गांव की है, जहां वह वन दानव देवता बनकर गांव में पूजा जाता है। कहते हैं गरीबी का मारा दाने दाने को फिरता। एक किसान परिवार कभी यहां आया था, और इन घने जंगलों के पास थोड़ी सी कृषि योग्य भूमि देख उसका मन खुश हो गया था। जीविका के लिए सब कुछ पर्याप्त था वहां, इसलिए उसने वहीं पर अपनी एक छोटी सी झोंपड़ी डालकर जीवन बिताने का निश्चय किया। अनाज के लिए थोड़ी सी जमीन, ईंधन के लिए लकड़ी और पीने का पानी मिल जाए तो किसान खुद को राजा से कम भाग्यशाली नहीं समझता। वह किसान परिवार भी अपनी उपलब्धि पर इतना ही प्रसन्न था
जैसे उसे एक छोटा सा राजपाट मिल गया था वहां। सुख संपदा को भोगता वह किसान एक दिन अपनी प्रसन्नता, वो उस भूमि की कृतज्ञता को व्यक्त करना चाहता था जिसने उसके परिवार को स्थायित्व व जीविका देकर उनके कष्ट हर लिए थे। इसीलिए एक दिन उसने किसी छोटी सी भूमि पूजा का आयोजन किया। पूजा समाप्त कर वहां के भूमि देवता को प्रणाम करने के लिए वह किसान जैसे ही नतमस्तक हुआ, कहते हैं उसके सम्मुख एक दैत्याकार आकृति प्रकट हुई जिसने खुद को वन बेताल बताकर अपना परिचय दिया। बड़ी ही अद्भुत काया का था वह वन बेताल। किसान समझ न पाया कि वह बेताल मनुष्य था या पशु या फिर चलता फिरता कोई पुराना पेड़। शायद वह सभी कुछ था। जंगल की चल अचल प्रत्येक चीज का समावेश था उसकी काया में। निस्संदेह एक भयानक सा व्यक्तित्व था उसका, लेकिन किसान को लगा जैसे उसके लिए बेताल के मन में क्रोध नहीं वरन करुणा व प्रेम भरा था, जैसे किसी दयावान पिता के मुख पर होता है। कुछ वैसा ही लगता था जैसे वन बेताल किसान की पूजा से प्रसन्न था। वन बेताल ने किसान को बताया कि वह उस क्षेत्र की भूमि का राजा था। ये जंगल और उसके आसपास के क्षेत्र सब उसकी ही निजी संपत्ति थे। उस दिन वन बेताल ने किसान को वहां रहने की अनुमति तो अवश्य ही सहर्ष दे दी थी, लेकिन इस शर्त पर कि उस गांव में रहने वाला कोई भी व्यक्ति उसकी वन संपदा को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, न उसके वृक्षों को और न ही उसके जीवों को। वन बेताल ने यह भी कहा कि उसके जंगलों के अंदर हिंसा होगी तो सिर्फ प्राकृतिक व जंगल की अपनी इच्छा से मानव से पहुंचाई किसी भी प्रकार की हिंसा का बुरा परिणाम होगा। किसान ने कृतज्ञ हो वन बेताल की बात मान ली और तन मन से उसने सदा ही अपने भूमि देव के नियमों का आजीवन पालन किया। तब से उसकी अनेकों पुश्तें आईं और गईं और सब ने ही अपने पूर्वजों की संस्कृति व परंपरा निभाई। लोग जंगलों के किनारे से ईंधन के लिए सूखी लकड़ियां उठाते, सारे जानवर भी जंगल के किनारे हरी पौष्टिक घास खाकर शाम को सकुशल घर लौट कर आते। लोग अपनी मर्यादा रखते और जंगल अपनी परंपराओं को मानते हुए 200 वर्षों के बाद भी दानिश गांव का जीवन सुख व शांति से कट रहा था। लेकिन जैसा सर्वविदित है कि समय के साथ घटनाओं व विश्वासों के साथ साथ उनकी मान्यताओं का प्रभाव भी कम होने लगता है। कानून और नियमों को लोग अपनी सहूलियत व जरूरतों के अनुसार प्रयोग करने लगते हैं। प्रथाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं और विश्वासों पर तर्क व तथ्यों की मांग होने लगती है। ठीक ऐसे ही दानिश गांव भी कोई अपवाद न था। यद्यपि गांव में कई नियमों का पालन आज भी पूर्ण श्रद्धा से होता था, पर कहीं ना कहीं दानिश गांव की नई पीढ़ी को वन बेताल पर अब उतना विश्वास न रहा था और ना ही जंगल के उस देवता पर उनकी उतनी श्रद्धा ही रही थी। हाँ, बेताल का भय मगर आज भी उनके दिलों पर काफी हद तक जिंदा जरूर था। लेकिन तभी उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिससे पूरा दानिश गांव दहशत से हिल उठा और पुनः वन बेताल की शरण में जाने को मजबूर हो गया। गांव के पूर्वज अपनी पीढ़ी के लिए जो इतिहास लिख गए थे, उसके भूले बिसरे पन्ने सबकी आंखों के आगे खुद ब खुद खुलने लगे थे। उन दिनों देश को ताजा ताजा आजादी मिली थी, मगर सुदूर पर्वतीय ग्रामों में तो स्वतंत्रता की बात तब तक पहुंची भी न थी। पहुंचती भी कैसे? न वहां कोई यातायात की सुविधा थी और न किसी प्रकार के दूर संचार का कोई दूसरा माध्यम ही था। बाहर के संसार से बेखबर दानिश गांव के लोग अब भी अपना जीवन पूर्ववत जी रहे थे। संसार की आपाधापी से निश्चिंत और दूर थे वे ग्रामवासी। इधर देश की सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंपकर अंग्रेज विलायत को लौट तो चुके थे, मगर अपने पीछे कई आदतें छोड़ गए थे, कुछ अच्छी और कुछ बुरी भी। यहां भारत में यूं तो उनके अधिकांश शत्रु ही थे, मगर दुश्मनों के मध्य में उनके कुछ प्रशंसक भी अवश्य थे, जो अंग्रेजों के विलायत पलायन के बाद भी उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते और उनकी जीवन शैली का अनुकरण करते न थकते थे। दिल्ली में ठाकुर खानदान, जिनके पूर्वज किसी जमाने में बड़े जमींदार थे, का ऐसा ही एक परिवार था जो कुछ अंग्रेज अफसरों के सानिध्य में पला बड़ा था। उस ठाकुर परिवार को अंग्रेज व अंग्रेजियत दोनों पसंद थे। उनका खाना पीना, उठना बैठना और गर्मियों के अवकाश में कहीं दूर ठंडी जगहों पर चले जाना भी उन्हें बहुत भाया करता था। भांता भी क्यों नहीं, ठाकुर आजीवन अपने खानदान समेत साये की तरह अंग्रेज अफसरों के साथ लगे थे। और जहां एक ओर आम जनता रोटी के टुकड़ों को तरसती रहती, तो ठाकुर साहब अंग्रेजों की मक्खन भरी जूठन का लुत्फ उठाते रहे थे। ठाकुर को अंग्रेजी सत्ता बहुत भांति और साथ ही अंग्रेजों के क्रिया का लाभ भी। मगर इन सब से अधिक ठाकुर परिवार को जो पसंद था
वह था अंग्रेजों का शिकार पर जाना। ठाकुर साहब खुद भी कई बार अपने अंग्रेज अफसरों के साथ शिकार के दौरों पर गए थे। सच कहें तो वे शिकार पर खुद कभी नहीं गए थे। उनका मुख्य काम होता था अफसरों की आवभगत करना, उनके लिए खाने पीने की पूर्ण व्यवस्था करना इत्यादि। शिकार के मौके पर वे बहुधा दूर बने खेमे की देख रेख व सफाई का काम देखा करते थे। कभी कभी गोरे शिकारियों की बंदूकों में गोलियां भरने का सौभाग्य भी ठाकुर साहब को मिल जाता तो वे खुद को धन्य समझते। मगर शिकार के समय साथ जाने की उनकी इच्छा हमेशा अधूरी ही रही। मारे हुए जानवर को देखकर ही वे अपनी शिकार की लालसा को शांत कर लेते और घर जाकर अपने संगी साथियों को शिकार के झूठ मूठ के रोमांचक किस्से सुनाते। अंग्रेजों के जाने के बाद तो ठाकुर साहब के मन ग्रंथ शिकार के किस्से बरसाती बाढ़ की तरह से और फैलते गए। अपने काल्पनिक साहसिक कारनामों से वे शिकार प्रेमियों का सदैव मनोरंजन करते थे। उनके प्रशंसकों में सबसे प्रमुख स्थान होता खुद उनके अपने परिवार का, जिन्हें सर्वाधिक चाव से उनका अपना ही पुत्र रोशन सुना करता। पिता के जोखिम भरे शिकार के झूठे किस्से उनके अपने ही परिवार पर भारी होंगे, ये बात उन्होंने कभी सोची ही नहीं। हुआ ये कि उन्हीं ठाकुर साहब का शहजादा रोशन एक बार दानिश गांव में आया, इसीलिए कि ठाकुर साहब और गांव के मुखिया जी दोनों ही सेना में एक साथ सेवारत रह चुके थे। ठाकुर साहब सूबेदार और मुखिया जी सिपाही। बाद में मुखिया जी हवलदार के पद पर सेवानिवृत्त हुए थे। वह वापस आकर दानेश गांव के मुखिया बन गए थे। रिटायर होते समय उनके अदम्य साहस की प्रशंसा में गोरी सरकार ने उन्हें एक राइफल भी थी, जिसे वे सदा ही अपनी अलमारी में बंद रखते। दानिश गांव में रहकर बंदूक पर हाथ भी लगाना उनके लिए किसी शाप से कम न था। उनके पूर्वजों की भले ही कई बातें समय के कोहरे में धुंधली पड़ चुकी थीं, मगर जंगलों पर बंदूक या कोई भी दूसरा हथियार चलाने का निषेध आज भी उतना ही प्रबल था जितना 200 साल पहले। मगर अनहोनी को होना हो तो होकर ही रहती है। मुखिया के मित्र ठाकुर का 22 वर्षीय बिगड़ैल पुत्र रोशन उस वर्ष गांव घूमने आया था। शहर में उसका मन विचलित था तो उसके पिता ठाकुर साहब ने सोचा कि दानेश गांव में जाकर हो सकता है बेटे का मन बदल जाए। उन्होंने वहां की शांति और जंगलों के रहस्यों की न जाने कितनी कहानियां सुनी थीं मुखिया के मुंह से। सोचा गांव की आबो हवा बेटे के मन की बेलगाम दौड़ती घोड़ी को शायद कुछ लगाम ही लगा दे और खलबली से भरी उसकी जीवन यात्रा को कोई शांति पथ ही दिखा दे। कैसी बात करता है दोस्त, ये अचानक क्या हो गया है तुझे? हमारे गांव में शिकार पर कोई कभी नहीं जाता, हमारे पूर्वजों ने कहा है ऐसा, मदन बोला। यही तो बेवकूफी है गांव वालों की। देखो कितना बड़ा जंगल है, जानवर भी बहुत होंगे यहाँ, 2-4 मार लेंगे तो कौन सी कमी हो जाएगी यार, रोशन बोला। और पुरखों की बात, मदन ने पूछा। वो सिर्फ कहने की बातें हैं, कैसे पता कि उन्होंने खुद कभी कोई शिकार नहीं किया। मुस्कुराते हुए रोशन मदन की ओर देख रहा था। अपने पुरखों के विषय में अविश्वास की बात सुन मदन थोड़ा तिलमिला गया। ऐसा मत कह दोस्त, मेरे पुरखों ने सचमुच कोई शिकार नहीं किया। हमारे गांव में आज भी इसीलिए कोई शिकार नहीं करता। लोग कहते हैं कि जंगल रूठ गया तो बहुत बुरा होगा। मदन रोशन को समझाने का पूरा प्रयास कर रहा था, मगर रोशन ने मन में शिकार की ठान ली थी। वह ऐसी बातें भला कैसे समझता? रोशन बोला। कैसी गंवारों वाली बात करता है दोस्त। देख, अंग्रेज लोग कितना शिकार करते थे, तू अपने पिता से खुद पूछ लेना। पता है मेरे पिताजी ने खुद कितने जानवर मारे हैं उनके साथ। कुछ हुआ उनको? तुम गांव के लोग भी सुनी सुनाई बातों में आकर कितनी आसानी से उल्लू बन जाते हो, समझना मुश्किल है मेरे लिए। अब यहां आए हैं तो शिकार के बिना लौटना हमारी भी बेवकूफी नहीं होगी क्या? पता नहीं रोशन की बातों में कोई जादू था, या हो सकता है मदन को गंवार और बेवकूफी का टीका अपने माथे पर मढ़ते नहीं देखना था। बेमन होकर भी आखिरकार वह शिकार के लिए तैयार हो ही गया, मगर उसने जंगल के अंदर जाने के लिए रोशन का साथ देने को मना कर दिया, यह कहकर कि रोशन गांव से जुड़ी जंगल की सीमा पर ही यदि कोई शिकार पकड़ सके तो वह साथ देगा, मगर जंगल के अंदर वह पैर न रखेगा। घने जंगलों में अकेले जाने का साहस रोशन के मन में भी न था, अतः जंगल के किनारे ही वे बंदूक तानकर शिकार की प्रतीक्षा करने लगे। यद्यपि जंगल के अंदर हिंस्र पशुओं की कमी न थी, मगर आज तक कभी भी ऐसा कोई जानवर जंगलों से बाहर न आया था। मगर मदन को झांक था कि जंगल समृद्ध था और सीमा पर भी बहुधा छोटे मोटे जानवर आ जाया करते थे, अतः संभव था
कि रोशन शिकार पकड़ने में सफल हो जाए, जिसकी कल्पना कर मदन दुख से भरा जा रहा था। वह अपने यहां आने के निर्णय से परेशान था और मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि बस आज किसी भी तरह बंदूक के आगे कोई जानवर न पड़े। इसके बाद वह कभी किसी के बहकावे में आकर यह कृत्य दोबारा नहीं दोहराएगा। इधर रोशन था, जो शिकार की कल्पना कर रह रहकर रोमांचित हो उठता था और सोचता था कि एक बार शिकार उसकी गिरफ्त में आ जाए तो वह भी अपने साहस व रोमांच की कथा अपने मित्र व संबंधियों को सुनाएगा, बिल्कुल अपने पिता की तरह। इसलिए आज इतनी दूर आकर बिना शिकार के वापस लौटने के लिए वह जरा भी तैयार न था। वह भी तब जब सामने इतना संपन्न जंगल खड़ा था। जंगलों की सीमा के इस पार ही रोशन ने शिकार के लिए मोर्चा लिया। रोशन अपनी राइफल ताने चुपचाप शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। बड़ी देर तक वे दोनों चुपचाप शिकार की प्रतीक्षा करते रहे। बीच बीच में मदन रोशन को घर लौटने की सलाह देता, जिस पर रोशन खींच जाता और मुंह पर उंगली रख चुप रहने का संकेत करता। उस दिन रोशन किसी भी कीमत पर खाली हाथ लौटने को तैयार न था। रोशन बड़े सब्र से राइफल साधे था। बस एक शिकार की प्रतीक्षा थी। अंततः एक खरगोश फुदकता हुआ जंगल से बाहर आ ही गया। कुछ खाने आया था या यूं ही खेलने, पता न लगा, क्योंकि अगले ही पल रोशन की बंदूक चल पड़ी थी और खरगोश जमीन पर ढेर हो गया था। मगर इससे पहले कि रोशन शिकार का जश्न मनाता, एक बड़ी अजीब सी घटना घट गई। एकाएक ही जंगलों से एक विचित्र सी विशाल आकृति बाहर आई व खरगोश की तरफ बढ़ने लगी। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे पेड़ पौधों का कोई साया सा चला आ रहा हो। मदन डर गया था, मगर रोशन की शिराओं में अभी भी रोमांच दौड़ रहा था। अतः बिना सोचे समझे उसने उस साए पर भी एक गोली दाग दी। गोली की आवाज से वह आकृति वापस भागी और तेजी से जंगलों के अंधेरे में गुम हो गई। रोशन व मदन दोनों में से कोई भी अकस्मात आई इस दूसरी घटना के लिए तैयार न था। मदन बहुत अधिक डर गया, क्योंकि उसे लगा था कि वह आकृति किसी मानव की थी और रोशन को लगा मानो कोई पेड़ रूपी जानवर था वह। दोनों ने कुछ देर तक इस बात पर जोरदार बहस भी की, जिससे आखिर में यह निष्कर्ष निकला कि वह आकृति किसी जानवर की ही थी। वैसे भी इतने घने जंगलों में इंसान के रहने की कोई संभावना न थी। सोचकर मदन का असंतुलित मन कुछ हद तक शांत हुआ। रोशन ने राइफल वापस कंधे पर डाली और खरगोश, जिसकी छाती के मध्य छेद हो गया था, को उठा गांव की ओर चल दिया और उसके पीछे सहमे हुए चुपचाप कदमों से मदन भी। रोशन की योजना खरगोश के गोश्त को भून कर खाने की थी। गांव में खरगोश की हत्या बखेड़ा खड़ा कर सकती थी, इसलिए गांव के बाहर के खेतों में ही उन दोनों ने दावत करने की योजना बनाई। इस समय अब शिकार का खेल खत्म हो चुका था, इसलिए मदन भी थोड़ा शांत हो चुका था। वहीं खेतों में ही लकड़ी चुनकर उन दोनों ने चूल्हा जलाया और जैसे ही मारे गए खरगोश को जमीन से उठाया, उन दोनों के होश उड़ गए। वह खरगोश जो उनकी बंदूक से मरा था, जिसकी छाती में खून सना था, वहां पड़े पड़े बदल गया था। उसके शरीर पर कोई चर्म न था, बल्कि जंगल की सूखी पत्ती और घास से बना था उसका बदन। वे दोनों ये तमाशा देख बौखला गए। रोशन को विश्वास न आया कि खरगोश की काया कभी ऐसी भी हो सकती थी। गोश्त के लिए रोशन ने अपना चाकू खरगोश के पेट में घोंप दिया, मगर अब उनकी दहशत कई गुना और बढ़ गई। खरगोश के पेट में सूखी लकड़ियों व तिनकों के सिवा कुछ भी न था। ऐसा अजूबा तमाशा देख उन दोनों के चेहरों पर डर के मारे हवाइयां उड़ने लगी। ये एक सामान्य घटना न थी। चलता फिरता खरगोश अपने आप ही घास और सूखी लकड़ियों का बन गया था। मदन समझ गया था कि यह घटना मनुष्य की करनी से बाहर की बात थी। उसे आज अपने पूर्वजों की बात में तनिक भी संदेह न रहा था। अपने गांवों में बड़े बू की सारी सीख मदन के जहन में उभरने लगी थी। उन लोगों ने जंगल के किसी भी पशु को न मारने की सौगंध उठाई थी, और आज मुखिया का बेटा होते हुए भी उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर यह क्या कर डाला था। वह चुपचाप घर के अंदर बंद रहने लगा। यह सब क्या और क्यों हो रहा था कहना मुश्किल था, गांव वालों के साथ मुखिया के लिए भी। उधर दिल्ली में रोशन का तो बहुत ही बुरा हाल था। वह दिन ब दिन विक्षिप्त होता जा रहा था। पहले कुछ दिनों तक उसे चारों ओर खरगोश ही नजर आता। घर में खाने की मेज से लेकर दीवार पर टंकी तस्वीरों में तक कभी खरगोश फुदकता और कभी गोली खा जमीन पर गिर जाता। कुछ दिन और बीते, अब उसे खरगोश कम और वह आकृति अधिक नजर आती, चलती फिरती और स्पष्ट भी। रोशन भय से कांप जाता। जब भी वह सोने का प्रयास करता,
पुरानी लकड़ी के दो लंबे हाथ दीवार से निकलते, वह सूखे भुरभुरे पत्तियों वाली अपनी हथेली को उसकी छाती पर रख देते और एक ही बात कहते, मेरा बच्चा वापस कर। इधर शिकार की शेखी बघारने वाले रोशन का मुंह भी सफेद पड़ गया था। यही नहीं, जंगल का रहस्य जो अब तक उसके लिए अटखेलियों का विषय था, अचानक ही दैत्य बन उसके आगे खड़ा हो गया था। हाड़ मांस का वह खरगोश घास व लकड़ी में कैसे बदल सकता था, यह बात उसकी बुद्धि से परे थी। और अचानक ही वह आकृति वहां क्यों और कैसे आई थी, सोच सोच कर उसका दिल और भी धड़कने लगा था। शिकार की यह घटना बहुत असामान्य होने के साथ साथ भयभीत करने वाली भी थी। मरे हुए घास के खरगोश को वे चाहते हुए भी आग में न भून सके। पास ही एक पेड़ था, उन्होंने उसकी जड़ में गड्ढा खोदा और घास के खरगोश को वहीं दबा दिया और भारी मन से वे दोनों घर को लौटे। उस रात दानेश गांव के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि गौशाला में कोई बाघ घुस आया और एक गाय को पूरा हजम कर गया, वह भी खुद मुखिया की गौशाला में। इस घटना से गांव में अचानक ही दहशत फैल गई। शिकार के उस प्रसंग के बाद रोशन का विचलित मन और भी अशांत हो गया था और अगले ही दिन वह गांव छोड़ दिल्ली वापस लौट गया। दानेश गांव के इतिहास में जंगल ने पहली बार अपनी मर्यादा तोड़ी थी। यह मर्यादा पहले इंसान ने तोड़ी थी, इस बात से लोग अनभिज्ञ थे, लेकिन गांव के लोग भयभीत हो गए थे क्योंकि उसके बाद आए दिन उनके पशुधन पर आक्रमण होता और वे हाथ मलकर सब देखते रहते। उस दिन की घटना के पश्चात मुखिया के घर में भी अशुभता आ गई थी। उनके पुत्र ने अपने आप ही अपने होंठ सी लिए थे, मतलब उसने बोलना बंद कर दिया था। शुरू शुरू में रोशन की समझ ना आता कि उसने कब किसका बच्चा चुराया है, लेकिन फिर वह जान गया था कि वह आकृति खरगोश की ओर संकेत करती है। लेकिन खरगोश तो मर चुका था, अब उसे वापस लाना कैसे संभव था, वह नहीं जानता था। हर आने वाले दिन के साथ रोशन का दिमाग व सेहत तेजी से बिगड़ते जा रहे थे। उसके माता पिता ने दवा, मंत्र व ताबीज से अपने बेटे के दिलो दिमाग को नियंत्रित करना चाहा, मगर सारी चेष्टा बेकार सिद्ध हुई। हकीकत यह थी कि रोशन का खाना, पीना, नींद सब वन बेताल ने जब्त कर ली थी। वही वन बेताल जिसकी कथाओं पर वह अविश्वास किया करता था। रोशन के माता पिता अपनी आंखों के आगे अपने पुत्र को तिल तिल मरता देख रहे थे। वह यहां से गांव गया था कुछ शांति पाने के लिए, और यह क्या लेकर लौटा था, उनकी समझ न आ रहा था। रोशन को अपने निम्न कृत्य पर ग्लानि होती थी, इसलिए पहले तो उसने किसी को कुछ न बताया, लेकिन जब वह और अधिक अस्वस्थ होने लगा तो आखिर एक दिन उसने खरगोश वाली बात अपने माता पिता के सम्मुख रखी डाली। रोशन के पिता ने भी गांव वाले हवलदार से वन बेताल के किस्से सुने थे और वे जान गए थे कि उनके पुत्र रोशन को क्या हुआ था। रोशन ने जंगलों पर हमला बोला था, जो वन बेताल को एक सीधी चुनौती थी। वन बेताल को अप्रसन्न करना निश्चय ही कोई साधारण बात न थी। पुत्र की रक्षा हो, इसलिए उसके पापों का प्रायश्चित अत्यावश्यक था। इसीलिए अगले ही दिन परिवार समेत ठाकुर साहब ने दानेश गांव जाने का निश्चय किया। उधर दानेश गांव पर कहर टूटे जा रहे थे। खुले में विचरण करने वाले उनके पशु अब गौशाला के बंद कमरों में भी सुरक्षित न थे। बाघ ने छतों की खपरेल उठाकर अंदर जाना सीख लिया था और ये निश्चित सा लगने लगा था कि जल्द ही सारी गाय भैंसें बाघों के पेटों में जाने वाली थीं। हो सकता था उसके बाद इंसानों का भी नंबर लगता। वह तो अच्छा हुआ कि रोशन अपने माता पिता के साथ शीघ्र ही गांव पहुंचा और खरगोश की बात सारे गांव के सम्मुख बताकर प्रायश्चित की भीख मांगने लगा। गांव के लोग रोशन अब मदन के ऐसे पाप कर्म से बहुत क्रोधित हुए, लेकिन जो होना था हो चुका था, अब उन्हें आगे की सोचनी थी। कम से कम उनकी समझ में आ तो गया था कि मुखिया का बेटा चुप क्यों था, या जंगल में रहने वाले बाघ इंसानों के घरों तक क्यों आ रहे थे। यह सब वन बेताल के क्रुद्ध होने का फल ही तो था। गांव वाले जान गए थे कि उन दो युवकों ने वन बेताल की संतान को उसे छीना था और जब तक वे उसे वापस न करते तब तक वहां कोई सुरक्षित न था। वन बेताल को शांत करने के लिए गांव वालों ने जंगल की सीमा पर यज्ञ किया। वो उससे अपने पापों को क्षमा करने के लिए बार बार क्षमा याचना भरी विनतियां भी की। 52 प्रकार का भोज बनाकर जंगल की सीमा पर रखा और साथ में रखा घास फूस का खरगोश, जिसे रोशन और मदन पेड़ की जड़ से खोद लाए थे। लोगों ने देखा कि खरगोश को भूमि पर रखते ही कैसी चमत्कारिक घटना घटी। न जाने कहां से एक दैत्याकार आकृति प्रकट हुई, वह खरगोश को बगल में दाबे जंगलों की ओर चली गई। रोशन व मदन ने तो यह भी देखा कि बगल में दबा खरगोश हाथ पैर हिला रहा था, वह जमीन पर फुदकने को व्यग्र था। उसके बाद मदन व रोशन स्वस्थ हो गए तथा बाघ
फिर कभी घरों में नहीं आए। दानेश गांव के लोग फिर से अपने दानी देव वन बेताल की पूजा करने लगे, उस देवता की जो वहां के घने जंगलों का राजा है। वे अद्भुत जंगल जहां अंधेरा और रहस्य घुल मिलकर रहते हैं। बेटे के शिकार करने वाली घटना के बाद एक विशेष बात और हुई, वह ये कि ठाकुर साहब ने भी शिकार के झूठे संस्मरणों का जिक्र दोबारा कभी किसी से नहीं किया। कभी कभी जो बातें हमें सिर्फ कहानियां लगती हैं, वो हकीकत में हमारे आसपास सांस ले रही होती हैं। घास का खरगोश सिर्फ एक शिकार की कहानी नहीं, ये उस जंगल के गुस्से, उसके न्याय और उसके कानून की चेतावनी है। याद रखिए, प्रकृति के देवता को चुनौती देना, विनाश को आमंत्रण देना है। अगर आपको यह कहानी असल लगी, दिल को छू गई या डर के रोमांच से भर गई, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे रहस्य हर बार सामने नहीं आते। फिर मिलेंगे एक और रहस्य के साथ। तब तक के लिए जंगल जाग रहा है।